कैसे हो सभी लोग। अनुराग त्रिपाठी। और आज हम मापन पढ़ेंगे यानी कि मेजरमेंट पढ़ेंगे। मापन यानी कि आप कभी भी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसको आप पहले मपवाते हैं या मापते हैं। कोई भी चीज़ आपको एक अमाउंट में चाहिए होती है। जैसे अगर घर में राशन खाली हो गया है, चने की दाल चाहिए, तो चने की दाल आपको 500 ग्राम या 1 किलो या 1.5 किलो या 2 किलो माप आप एक माप करके उसको मंगाते हैं। तो कोई भी चीज़ का जो मापने का ज़रिया होता है, जो मापते हैं हम जिसको, उसको उसी प्रोसेस को, उसी तरीके को मापन कहते हैं। ओके। तो अब चीज़ों को मापना सीखें तो वन बाय वन हम लोग चीज़ों को मापना सीखेंगे और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले कि स्टार्ट करें हम पहले एक एक्सपेरिमेंट से आते हैं और वैसे एक्सपेरिमेंट से हमें आगे पता चलेगा कि कैसे जाना है। ओके। तो अब ऐसा लिखा है कि 2 कप लीजिए, एक कप में 500 ml पानी और दूसरे कप में 1000 ml पानी भर दीजिए। कौन सा कप आपको ज़्यादा भारी लगेगा? तो आप खुद सोचिए कि आपके पास 2 कप्स हैं, ठीक है। एक में आपने 500 ml भर लिया, एक में 1000 ml भर लिया। तो जाहिर सी बात है कि आपको 1000 ml वाले पानी का कप जो है वो ज़्यादा भारी लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखो, ये जो होता है ये इस पे डिपेंड करता है। ये जो शब्द लिखा है द्रव्य, द्रव्य एक ऐसी चीज़ है, मतलब जब भी आप 500 ml का पानी लेते हैं और 1000 ml का पानी लेते हैं, ये सब कुछ आपको पता है, मैं बस एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी भागेंगे। ओके। तो 500 ml के पानी में द्रव्य जो होगा वो कम होगा, बल्कि 1000 ml पानी में द्रव्य ज़्यादा होगा। तो जो भी किसी भी पदार्थ में जो द्रव्य होता है उसी को हम दड़ कहते हैं, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, इंग्लिश में उसको द्रव्य को मैटर कहते हैं। और जितना भी द्रव्य किसी पदार्थ में प्रेजेंट होता है उसे हम दड़ कहते हैं। ये गुजराती में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है। देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि मैं गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों लिखूं, जैसे कि आपको हर भाषा का प्रयोग आए। ओके। तो क्या लिखा है मैंने कि किसी भी चीज़ में, किसी भी पदार्थ में कितना द्रव्य होता है वो उसका दड़ कहलाता है। किसी भी चीज़ में, किसी भी थिंग में अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, उसे मास कहते हैं या दड़ कहते हैं। ओके। अब अब जैसे कि मैंने बताया कि 500 ml में दड़ कम होगा 1000 ml के कंपैरिजन में। तो क्योंकि 500 ml में दड़ कम है इसलिए हमें वो हल्का लगता है। 1000 ml में दड़ ज़्यादा है इसके लिए 1000 ml वाला पानी ज़्यादा लगता है। तो जिस भी चीज़ का द्रव्य ज़्यादा होता है उसका दड़ भी ज़्यादा होता है। ओके। अब दड़ को मापने के लिए कई विविध प्रकार के त्राजवा होते हैं। ओके। तो ये त्राजवा आप गुजराती में कहते हैं, इंग्लिश में इसे फिजिकल बैलेंस कहते हैं। फिजिकल बैलेंस अर्थात विविध प्रकार ना त्राजवा। अब इसमें कहते क्या है, एक्चुअली हम दड़ को मापते हैं। तो दड़ को मापने के लिए यहाँ पे मैंने 4 इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए हुए हैं। देखिए, मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपके 7th की पिक्चर्स मैंने ले रखे हैं। अब मैं इसको जानबूझ के ले रहा हूँ जैसे कि आपको भी कंफर्टेबल रहे चीज़ों को देखने में, क्योंकि आपने अगर कोई चीज़ देखी हुई है उसको आप फिर से देख रहे हैं तो आपको रिवीजन काफ़ी जल्दी होता है। ओके। तो ये चारों पिक्चर्स आपने अपने 7th की बुक में देखे होंगे। तो ये देखिए, जैसे ये पहला है मास बैलेंस इसको बोलते हैं। ये आपने सब्जियों के ठेले पे देखा होगा, तो ये ठेले वाले यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो छोटा वाला है, यहाँ पे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो जितना आप लेते हैं उसका वजन वो डालते हैं। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आलू ले रहे हो तो वो आलू डालेंगे, और अगर आपको 1 किलो आलू चाहिए तो यहाँ पे वो 1 किलो रखेंगे और आलू रखते जाएंगे, आपने देखा ही होगा। तो ये जो है ये किसके पास होता है? सब्जी वालों के पास। सेकंड, ये आपने देखा होगा भंगार वाले जो घर पे लेने के लिए आते हैं उनके पास ये वाला होता है। ये पहले यूज़ किया जाता था, अब बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन भंगार वाले आज भी इसी को यूज़ करते हैं। ओके। तीसरा, ये जनरली केमिकल स्टोर्स में पाया जाता है। अभी तो ग्रोसरी में भी होने लगा है, मतलब आप किराने की दुकान पे भी इसको पा सकते हो, लेकिन जनरली ये केमिकल स्टोर्स में पाया जाता है केमिकल्स के वेइंग के लिए। तो आप कभी भी किसी केमिकल लैब में जाओगे, केमिस्ट्री लैब में जाओगे, तो उधर ये होता है, यहाँ पे केमिकल रखा जाता है और यहाँ से जो है आपको पता चलता है कि आपका कितना दड़ है, यहाँ पे वो दिखा देता है। ओके। और चौथा, ये आपने जनरली देखा होगा, देखो ये बहुत छोटे छोटे कप्स है ना। तो ये छोटे छोटे कप्स ये जनरली गाँव में दिखते हैं, और गाँव में जो सुनार होता है वो इसको लेके चलता है, उसमें वो बहुत छोटा छोटा मापता है इसे। ओके। तो ये 4 प्रकार के फिजिकल बैलेंसेस हैं, विविध 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 प्रकार ना त्राजवा हैं, जिससे आप किसी भी चीज़ का दर माप सकते हो। ओके। अब बात आई कि मैं दर तो माप ले रहा हूँ सर, लेकिन उसको मापूँ किस तरह में, मतलब कुछ मिलना चाहिए ना मेरे को। मैं कितना, 1 मुट्ठी माप रहा हूँ, 2 मुट्ठी माप रहा हूँ, मतलब मैं कुछ माप रहा हूँ उसको। अब वो किस यूनिट में या किस एकम में मापना होता है। तो केजी जो होता है वो दर का मूलभूत एकम होता है, ठीक है। ये आप इसको चाहे मूलभूत कहें या प्रमाणभूत कहें, वो एक ही बात है, ठीक है। तो केजी क्या है? दड़ का मूलभूत एकम। तो आप कोई भी चीज़ को जनरली केजी में मापते हैं। अगर वो उससे हल्का है तो आपके पास और भी यूनिट होते हैं, ग्राम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मिलीग्राम भी होता है, और उससे भी कई सारे यूनिट्स होते हैं, उससे भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। तो पर जनरली जो मूलभूत एकम है वो केजी है। ओके। अब और कौन कौन से एकम है? पहला तो 1 केजी
ये शेर भी एक एकम होता है, और एक शेर कितना होता है, 500 ग्राम के बराबर होता है। फिर एक कुंटल भी एकम है, और एक कुंटल कितना होता है, 100 किलो के बराबर होता है। और एक टन भी एक एकम है, जो कि 1000 किलो के बराबर होता है। ओके, और आपको ये तो पता ही है कि 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है, क्योंकि ये तो हम जनरली बहुत यूज़ करते हैं अपने रेगुलर लाइफ में। ओके, तो ये तो हो गया मास के बारे में, दड़ के बारे में। अब दड़ से जब भी आगे बढ़ते हैं तो बात आती है गुरुत्वाकर्षण बल की। आपने हमारे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि बल किन 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 प्रकार के, विविध प्रकार के होते हैं। अब आपने उस समय गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। बल में आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी जो कि बोल अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। अब वो आपको पता है कि धरती हर तरफ, हर प्राणी को अपनी तरफ खींचती है, और हम भली भांति जानते हैं कि खींचना एक प्रकार का बल है। धक्का देना और खींचना 2 प्रकार के बल होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो खींचना क्योंकि एक प्रकार का बल है, और धरती हमें खींचती है, तो यानी कि धरती हम पे बल लगाती है, और वो जो बल लगाती है खींचते हुए, उसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, क्या बोला मैंने, धरती हर प्राणी को अपनी तरफ खींचती है, और ये जो खींचना है वो एक प्रकार का बल होता है। अब क्योंकि वो एक प्रकार का बल है, तो धरती हम पे बल लगाती है, और उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि हमारा वजन भी कहलाता है। ठीक है, तो हमारा वजन भी वही चीज़ है जो गुरुत्वाकर्षण बल है। ओके, तो अब इसमें भी देखो 4 चीज़ें हैं जी, कि आप 4 तरह से वजन को माप सकते हो। ये तो आपने देखा ही होगा कि आप चढ़ जाते हो, और फिर वो वजन मापने वाला वेइंग मशीन कहते हैं इसे, तो वो आपको दे देता है। ऐसे ही जब आप किसी, देखो इस पे तो आप चढ़े थे, इस पे आप दम जोर लगा रहे हो, आप इसको दबा रहे हो। अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो दबे ना, तो उसको ऐसे लटकाना हो, तो उसके लिए ये है। ओके, वैसे ही ये है। अब एक्चुअली ये देखो, ये लीनियर स्केल में है, यानी कि एक सीधी फुटपट्टी है जिसमें ऐसे स्केलिंग किया हुआ है। अगर आपको डायलर चाहिए जिसमें ऐसा गोल हो, तो उसके लिए ये है, और चौथा ये है। ओके, ये आपने शायद नहीं देखा होगा, ये मतलब काफ़ी प्रोफेशनली उसके लिए यूज़ होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल। अब आता हूँ मैं जो आपने पढ़ा था उसके बारे में। देखो, आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि F जो है वो m/a के बराबर होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा होगा, मुझे याद है। तो F इक्वल्स टू एम में क्या होता था, F जो होता था वो बल होता था, m क्या होता था, दड़ होता था, और a क्या होता था, प्रवेग होता था। अब F तो यहाँ पे हो जाएगा W, वजन का है, वजन मैंने लिखा था ना, वजन 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 वजन, बताओ यार कहाँ पे, ये रहा। तो ये वजन है ना, तो वजन को हम W लिखते हैं, ठीक है। तो W इक्वल टू, तो इक्वल टू, फिर m तो दड़ ही रहेगा, तो m ही लिखा हुआ है। a, अब इसमें a जो होता है, a क्या होता है, प्रवेग। अब प्रवेग में जनरली जो ये गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रवेग होता है वो हमेशा सेम रहता है, जो कि है g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमेशा सेम रहता है, ये कांस्टेंट है। ओके, तो g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो a जो है वो g के बराबर हो गया, तो f w के बराबर, m का m और a का g। तो अब क्या हम लोग को इक्वेशन मिल गया, W इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, तो अगर मान लो मेरा कि जैसे आपने मूलभूत एकम पढ़ा दड़ का, वैसे ही मूलभूत एकम होता है इसका बल का होता है। अब बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, वजन नहीं, कोई भी बल का, ये वजन भी लिखा है, वजन का भी होता है, मगर कोई भी बल का मूलभूत एकम जो होता है वो न्यूटन होता है। ओके, अब जैसे हमने 1 किलोग्राम को अलग अलग चीज़ों में पढ़ा, वैसे हम 1 न्यूटन को भी पढ़ेंगे। ओके, तो 1 न्यूटन को जब आप तोड़ोगे, तो देखो 1 न्यूटन बल का एकम है, दड़ का एकम क्या है, किलो, तो देखो किलो लिख दिया। प्रवेग का एकम क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब 1 किलो को आप 1000 ग्राम लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे 1000 ग्राम लिख दिया। अब 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर भी होता है, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख दिया। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 शून्य है, तो मैंने यहाँ पे 5 शून्य डाल दिया। अब ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बचता है ना, इसी को हम डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइन। इसका मूलभूत एकम क्या था, न्यूटन, और इसका जो छोटा या नाना एकम जो है उसे क्या कहते हैं, डाइन, जो क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन क्या होता था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने पहले दड़ पढ़ा, उसके बाद मैंने वजन पढ़ाया, अब तीसरा आएगा कद या वॉल्यूम। तो अब कद क्या होता है कि कोई भी पदार्थ अगर कोई जगह घेरता है, तो वो जो जगह घेरता है उसी को हम कद कहते हैं। ठीक है, अब कद को हम कभी कभी घनफड़ भी बुलाते हैं। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, मैंने कहीं घनफड़ लिखा है, कहीं कद लिखा है, जानबूझ के लिखा हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि आपकी कुछ बुकों में कद दिया हुआ है, जैसे 8th स्टैंडर्ड तक की बुकों में कद दिया हुआ है, लेकिन 9th से आप उसको घनफड़ पढ़ते हो। ओके, तो मैं कद भी बोलूँगा और घनफड़ भी बोलूँगा, जैसे आपको दोनों चीज़ें पता हो। ठीक है,
तो अब आपको पता चल गया कि वॉल्यूम होता क्या है या कद होता क्या है, कि कोई भी पदार्थ में जो वो जगह घेरता है उसी को हम उसका कद कहते हैं। ठीक है। अब कद आप एक सॉलिड चीज़ का भी माप सकते हो, यानी कि मान लो एक ऐसा कोई भी सॉलिड चीज़ है, जैसे कि आपने वो देखा होगा, वो उसका कद होगा। क्यूब को आप गुजराती में क्या बोलते हो? मैं भी आपको बताऊंगा, मेरे को पता है, मेरे को आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और क्यूबॉइड का भी मेरे को पता है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो जैसे क्यूब और क्यूबॉइड भी होते हैं, वो क्या होते हैं? सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि वो घन होते हैं। लेकिन कुछ प्रवाह भी होते हैं, जैसे कि पानी। तो पानी को मेजर करने के लिए हम इन सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। पानी जैसा या कोई भी प्रवाह को मापने के लिए हम इस तरह के इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, देखो ये 500 ml का एक ग्लास टाइप है जिसमें 500 ml की जगह है। अब इसमें आप कोई भी लिक्विड डालोगे तो वो अगर पूरा भर जाएगा तो वो 500 ml गिनाएगा। सेम लीटर के लिए, 2 लीटर के लिए और 5 लीटर के लिए। ठीक है। अब ये तो हो गया नॉर्मल यूसेज के लिए, जो डोमेस्टिक यूज़ में आया जाता है। अब अगर आप कोई केमिस्ट्री लैब वगैरह में जाओगे या कोई भी लैब में जाओगे जहाँ पे हमें एक्यूरेट रीडिंग्स चाहिए होती हैं, हमें मुझे मतलब अगर 2.5 ml चाहिए तो मुझे 2.5 ml ही चाहिए, उससे एक ज़्यादा नहीं एक कम नहीं। तो वो ऐसे बड़े बड़े इक्विपमेंट से नहीं हो पाता, उसके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट्स लगते हैं जो कि ये होते हैं। जैसे आपने इसको देखा होगा, वैसे नहीं देखा होगा, इसे कहते हैं पिपेट। क्या कहते हैं इसे? पिपेट। इसमें क्या होता है, ये जो एक बाजू होता है ना, ये पानी के अंदर डूबता है, और ये वाला जो होता है इससे आप सक करते हो। सक मतलब इससे इसको मुंह में डालते हो और खींचते हो। तो जब आप इससे इसको मुंह में डाल के खींचोगे तो पानी जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक मार्क लगा होता है, देखो ये मार्क दिख रहा होगा 10 ml का। तो अगर 10 ml चाहिए ना, तो वो मार्क तक पानी भर जाए तो उसको मतलब अपने मुंह से निकाल करके यहाँ पे अपना अंगूठा डाल देने का। तो क्या होगा, यहाँ से पानी नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 10 ml पानी आ जाता है और फिर आप उसको इसमें डाल सकते हो। ओके। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? पिपेट कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक ब्यूरेट भी होता है जो कि ये है। एक ब्यूरेट ऐसा दिखता है। ब्यूरेट में क्या होता है, ऐसे ऊपर से पानी डाला जाता है। ठीक है। इसमें ऊपर से पानी डाला जाता है, इसमें खींचते हैं, इसमें क्या डाला जाता है, डाला जाता है। इसमें हम लोग अपनी सांस से खींचते हैं तो ये यहाँ से ऊपर जाता है। और ये एक मेजरिंग सिलेंडर है। ओके। इसमें ये कुछ नहीं है, एक सिलेंडर जैसा है जिसमें आप यहाँ से पानी भरते हो देखने के लिए। अब देखो यहाँ पे रीडिंग्स लिखी होंगी, तो ये रीडिंग उसी काम की आती है। जैसे आपको 10 ml चाहिए या 12 ml चाहिए या 15 ml 17 ml जैसा चाहिए, तो ऐसा कुछ ml चाहिए हो ना, तो ये रीडिंग्स काम आती हैं। ओके। तो इसीलिए हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। अब देखो, ये पता तो चल गया कि कैसे मेजर होता है और ये होता क्या है। अब आते हैं इसके एकम पे। तो घनफड़ का जो मूलभूत एकम है वो घन मीटर है। क्या है वो? घन मीटर। अब एक घन मीटर होता क्या है? 1 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। सेम ये भी 100 सेंटीमीटर और ये भी 100 सेंटीमीटर। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाता है एक घन मीटर। अब यहाँ पे मीटर क्यूब था, मैंने घन मीटर लिख दिया, क्यों? क्योंकि इससे 1 मीटर क्यूब क्या होता है? एक घन मीटर। तो मीटर क्या होता है? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। फिर एक घन मीटर जो है, आपने क्या जनरली लीटर पढ़ा होगा कि यार मैंने तो लीटर सुना था, ये सर घन मीटर क्या बता रहे हैं। तो हाँ, तो इसके भी एक है कि एक मतलब कन्वर्जन है कि एक घन मीटर जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। कितना? 1000 लीटर के, मतलब एक घन मीटर जो होगा वो 1000 लीटर होगा। ठीक है। तो ये पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कोई भी चीज़ को मापने के लिए ना हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, एक मेजर यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग माप शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? माप शक्ति। अब एक्चुअली माप शक्ति होता क्या है? सबसे छोटा मेजर होने वाला यूनिट को हम माप शक्ति कहते हैं। माप शक्ति यानी मापने की शक्ति। और मापने की शक्ति आप उसको ऐसे डिफाइन करोगे कि वो कितनी छोटी से छोटी चीज़ माप सकता है, ये उसकी मापने की शक्ति हो जाएगी। बस सेम यही है। अब इसमें लघुत्तम माप शक्ति लिखा है। लघुत्तम माप शक्ति यानी कि वॉल्यूम का माप शक्ति। ठीक है। तो लघुत्तम माप शक्ति कोईपण पात्रना ओछाમાં ઓછા પ્રવાહની કદ માપવાના क्षमता ते पात्रनी लघुत्तम माप शक्ति कहे छे। ठीक है। मैंने वही बताया, देखो मेरी गुजराती कमज़ोर है तो आप पढ़ लेना। ठीक है। अब लघुत्तम माप शक्ति बे, अब देखो आपको पता करना होगा कि ये होगा क्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है। ये पूरा इसका फॉर्मूला है। ठीक है। तो अब मैं पढ़ता हूँ एक्चुअली है क्या ये। बेक्रमिक मोटा अंक वच्चेनु माप, यानी कि देखो ये एक आपको 5 दिख रहा होगा और एक 10 दिख रहा होगा, तो इसके बीच में कितना माप है, यानी कि कितना इसमें डिस्टेंस, कितना अंतर है दोनों के बीच में, डिवाइड बाय उसके छेद में बेश्रमिक मोटा अंक वच्चेना आपेला नाना भागनी संख्या। यानी कि 5 और 10 के बीच में कितना अंतर है वो तो ऊपर आ गया। अब 5 और 10 के बीच में कितने भाग दिए हुए हैं, देखो छोटे 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 भाग हैं, तो जितने नंबर ऑफ भाग हैं वो नीचे आ जाएंगे। आप इसको पहले क्या करेंगे, 5 और 10 के बीच में जो अंतर है उसको ऊपर रखेंगे और 5 और 10 के बीच में जितने भी भाग हैं उसको आप नीचे रखोगे, और इसको करोगे तो आपके पास उसकी लघुत्तम माप शक्ति आ जाएगी। ओके।
वैसे ही आप स्केल को भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने ये नॉर्मल स्केल देखी होगी जो कि 7 और 8 पे है, तो 7 और 8 में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। आपको पता नहीं ये 15 सेंटीमीटर की होती है, तो 7 और 8 में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, रुको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर बराबर डिवाइडेड बाय, अब बेश्रमिक मोटा अंक वच्चे आपेलन वो भाग। तो इसमें देखो कितने भाग होते हैं, 7 और 8 के बीच में 10 भाग होते हैं, आप ध्यान से देखना। तो इसको डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये जो आएगा ये 0.1 सेंटीमीटर आएगा, और इसी को हम 1 mm भी कहते हैं। ओके, इसी को हम 1 mm भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी है कि अब ये आखिरी मतलब ये वॉल्यूम का आखिरी है कि हम लोग अब कद को ख़त्म करने वाले हैं। तो कद में क्या होता है, आप दो तो जैसे मैंने बताया था कि हाँ देखो, समघन और लंबघन, मैंने आपको ऐसे पिक्चर बना के दिखाया था ना। तो देखो दो तरह के चीज़ होती हैं, या तो वो घन पदार्थ हो सकते हैं या तो वो प्रवाह हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रवाह का मैंने आपको बता दिया। अब इसमें घन पदार्थ के भी दो प्रकार हो सकते हैं, कि नियमित घन पदार्थ हो या अनियमित घन पदार्थ हो। अब नियमित और अनियमित में फ़र्क क्या है, नियमित मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसका हमें फॉर्मूला पता हो, जिसका कद निकालने का सीधा साधा फॉर्मूला हो और उसमें डाल करके हम उसका कद निकाल लें। लेकिन अगर किसी भी चीज़ का फॉर्मूला हमें नहीं पता है, जैसे कि ऐसा कुछ पत्थर टाइप आ जाए जो कि बहुत ही इगड़ा बिगड़ा पत्थर है, देखो जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो ऐसा, आपने वो देखा होगा ना, ये मैं आपके लिए बटाका बना रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बटाका जैसे दिख रहा है ना, हाँ बस। तो बटाका ऐसा ही होता है ना। अब ये बटाके का अगर आपको वो कद निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, तो ये जो होता है ये अनियमित प्रकार का होता है, ठीक है। क्या होता है ये, अनियमित प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो ऐसे चीज़ों का हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ही इगड़े बिगड़े से होते हैं, इधर उधर। मतलब कोई भी आपने कभी देखा है कि वो कोई भी आपका बटाका एकदम गोल है, नहीं होता ना, कभी भी एकदम गोल नहीं होता, वो ऐसे उल्टा सीधा होता है। तो इसलिए वो अनियमित घन पदार्थ हो जाते हैं। और जो कि ऐसे सीधे साधे होते हैं, जिनका हमें साफ साफ पता होता है, वो हो जाते हैं नियमित घन पदार्थ। अब जैसे मैं दो चीज़ लेता हूँ, जैसे समघन है, तो समघन का मुझे फॉर्मूला क्या पता है कि लंबाई गुणिया लंबाई गुणिया लंबाई करूँगा तो समघन का जो कद आ जाएगा मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे ही लंबघन जो है उसका मैं लंबाई इंटू पौड़ाई इंटू ऊंचाई करूँगा तो मुझे लंबघन का कद मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, ये जो नियमित पदार्थ होते हैं उनका हमें फॉर्मूला पता होता है, लेकिन जो अनियमित होते हैं जैसे कि ये बटाका हो गया, अब इसमें आपको अब इसका कद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ यूज़ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा कि इसका कद मैं कैसे निकालूं। तो इसका कद निकालने के लिए दो मेथड्स होते हैं, दोनों पानी से रिलेटेड है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो पहला मेथड ये है और दूसरा मेथड ये है, ठीक है। अब पहले मेथड में क्या करते हैं, पहले पानी लेते हैं, ठीक है, और पानी में रंग घोल देते हैं। अब पानी में रंग घोलने से होता क्या है कि रंग जो है ना हम लोग को अच्छा दिखता है, ऐसे लाल रंग दिखेगा ना तो ऐसे समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है। तो अगर आप रंग घोल दोगे तो इसका पहले वॉल्यूम आप मार्क कर लोगे, यहाँ पे देखो वी वॉल्यूम मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम आपने मार्क कर लिया, इसका वॉल्यूम आपको पता हो गया, सेम। अब इसके बाद इसमें जो पत्थर आपको मतलब ये जो बटाका आपको, इसका बटाके का जो आपको कद निकालना था उसको एक डोरी से बांधो और इस पानी में गिरा दो। अब देखो पहले आपने इसका वॉल्यूम माप लिया है, पहले इसका कद आपने माप लिया है, उसके बाद आप बटाके को अंदर घुसाते हो और फिर आप इसका कद मापते हो, और फिर क्या करते हो, इसका कद माइनस इसका कद आपको किसका, ये आलू का कद दे देगा। मानते हो कि नहीं मानते हो। पहले का आप कद निकालोगे तो वो सिर्फ पानी का कद होगा। अब पानी तो देखो इसमें भी उतना ही है, बराबर, और जो एक्स्ट्रा कद आ गया है वही तो इसका कद होगा, बराबर है ना। नहीं, पानी का कद V1 मान लो और ये जो कद आया इसका V2 मान लो, तो V1 पानी का कद है, V2 पानी प्लस बटाके का कद है। तो मुझे बटाके के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी प्लस बटाके में से पानी को घटाना पड़ेगा, तो यानी V2 माइनस V1 करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे करके हम बटाके का कद निकाल सकते हैं। ये तो एक मेथड था। अब सेकंड मेथड ये एक और है। दूसरा मेथड क्या कहता है कि सेम पानी लो, उसमें फिर से रंग घोल दो। अब क्या करो कि पानी को एक ऐसे पॉइंट तक ले जाओ जहाँ से वो नीचे ना गिरे। देखो यहाँ से वो नीचे गिर सकता है, तो इधर तक ले जाओ कि जस्ट वो नीचे ना गिरे, ठीक है। उसके बाद आप इसको नीचे गिराओ, ये मतलब तो वापस से वही टांग दो पटाखे को और फिर उसको नीचे धीरे धीरे गिराओ। अब जितना पानी नीचे उतर आएगा, जितना पानी नीचे उतरेगा वही उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका जो कद होगा वही इसका होगा, मतलब ये बटाके का कद होगा। ऐसे कैसे, क्योंकि बटाका जो है वो अपने वजन जितना ही पानी का कद को नीचे गिराता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, वो आप बाद में पढ़ोगे। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी बॉडी जब पानी के नीचे जाती है
तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो उतने ही वॉल्यूम को डिस्प्लेस करती है, यानी कि उतनी वॉल्यूम को हटा देती है उस जगह से। तो अब ये यहाँ पे था, अब यहाँ से हटा रही है जितना वॉल्यूम, उतना ही इसका वॉल्यूम है, तो उतना ही इसका कद है। तो जितना ये पानी में गिरा उतना इसका भटाके का कद है। अब पढ़ते हैं कि घनता कैसे मापी जाती है। अब घनता एक्चुअली होता क्या है? घनता कुछ नहीं होता, घनता होता है दड़ के छेद में कद। दड़ क्या है? दड़ मतलब आपको पता ही है कि द्रव्य कितना होता है बॉडी में, और कद क्या है कि वो कितनी जगह घेरता है। तो घनता क्या होता है? घनता होता है दड़ के छेद में कद। कोई भी चीज़ की आप घनता ऐसे निकाल सकते हो। अब घनता का प्रमाणभूत यानी कि मूलभूत एकम केजी पर मीटर क्यूब होता है। ऐसा क्यों हुआ? दड़ का एकम क्या था? केजी, और कद का एकम क्या था? मीटर क्यूब। इसीलिए घनता का प्रमाणभूत क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब। अब ये और भी हो सकता है, कैसे? केजी का छोटा एकम क्या है? ग्राम, और सॉरी दड़ का छोटा एकम क्या है? ग्राम, और कद का छोटा एकम क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। ओके। अब ऐसा होता है ना कि आप जनरली पूछते हो कि जहाज जो है वो पानी के ऊपर तैरता कैसे है। जैसे तेल तैर जाता है और जहाज तैर जाता है, तो चलो तेल तैर गया तो आप बोलते हो वो तो लाइटर है, वो हल्का है। तो क्या हल्का होना काफ़ी होता है किसी भी चीज़ के तैरने के लिए? जैसे चलो चलो मैं मान भी लिया कि तेल जो है वो पानी से हल्का है इसलिए वो ऊपर तैर गया, लेकिन जहाज़ तो पानी से हल्का नहीं होता। किसी पानी से हल्का होता है क्या जहाज़? फिर भी वो तैरता है ना। तो कोई भी चीज़ हल्का या भारी होती है उसके दड़ की वजह से। तो आप उसके दड़ से कभी किसी चीज़ को बता नहीं सकते वो किस पे तैरेगा। ये जो तैरने की जो प्रॉपर्टी होती है, तैरने की ये जो प्रॉपर्टी होती है वो जनरली डेंसिटी से या घनता से मापी जाती है। जिसकी भी घनता कम होती है वो तैरता है, और जिसकी घनता ज़्यादा होती है वो अंदर धंस जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, जब भी जहाज़ पानी के ऊपर तैरता है तो जहाज़ का वज़न बहुत ज़्यादा है। मैं मानता हूँ दड़ बहुत ज़्यादा है जहाज़ का, लेकिन उसका कद इतना ज़्यादा होता है कि वो पानी की घनता से कम हो जाता है, और जब पानी की घनता से कम है तो वो उस पर तैरेगा। अगर पानी की घनता से ज़्यादा होता तो क्या होता है, उसके अंदर डूब जाता। अब देखो जैसे ये एक प्रश्न था, ऐसे कई सारे प्रश्न होते हैं जो घनता पे बनते हैं। तो उसके लिए घनताना વધારે प्रश्नों માટે अपनी ऑब्जर्वेशनल सीरीज जो देखने के बाद ना आपका ऐसा मुंह हो जाएगा, एकदम मस्त है वो। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग अपनी चरम सीमा पे हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है हमारा। अब देखो मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया आपको। मैंने कुछ एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया नहीं है, और वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो देखो सब कुछ बताएं ये ज़रूरी नहीं होता, आपको खुद भी कुछ करना होता है। ओके, इसलिए मैंने ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो मैं चाहता हूँ ना कि आप ये चारों क्वेश्चंस करो। मैं चाहता हूँ, मतलब जब मेरे पास कोई क्वेश्चन आएगा ना कि सर ये मैंने किया लेकिन मुझसे हुआ नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ देखो मैं चाहता हूँ कि आप बस करो, मैं बस इतना ही जानता हूँ। ओके। तो पहला क्वेश्चन है कि एक टन मूंगनी दाल 2 लाख રૂપિયાની છે, તો આપણે 250 ગ્રામ ખરીદવી હોય તો કેટલો પૈસો લાગશે? બરોબર. फिर सेकंड क्वेश्चन है, अरुण ने एक દિવસમાં 2 ઘન મીટર પાણી જોઈએ તો 4 કલાકમાં કેટલું પાણી લાગશે લીટરમાં શોધો. तीसरा है, मुकेशનું દળ 20 ગ્રામ છે તો એમનું વજન કેટલું થશે? और चौथा है, मारू वजन धरती ऊपर 80 न्यूटन છે तो चांद ऊपर કેટલું થશે? अच्छा देखना, ये क्वेश्चन 1 2 3 4 है और यहाँ पे 1 टन है, तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना। देखो मैं आपको ये 1 ठीक है, तो क्वेश्चन 1, अब कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कैसा है? अच्छा, ये मेरे को क्वेश्चंस के आंसर दे देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चंस को करोगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप आंसर लाओ, मैं चाहता हूँ बस आप एक बार ट्राई करो। आपका आंसर नहीं आता है तो मुझे पूछो, मैं बताऊँगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। अगर अगर चाहते हो कि आपके जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे और भी आपके क्लासमेट्स पढ़ें तो उन्हें भी आप शेयर करो। देखो अपने तक जितना विद्या को शेयर करोगे ना वो उतना बढ़ता है, नॉलेज को जितना शेयर करते हो उतना बढ़ता है। तो अपने तक सीमित मत रखो। जितने लोग हैं जो अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनको भेजो। और देखो वीडियोस काफ़ी सही हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पिक्चर्स आते हैं, देखने में मज़ा आता है। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो मज़ा आ रहा होगा, मुझे पता है। तो क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू।